हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं आपकी किताब रेनबो का चौथा चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। बच्चों, ये जो चैप्टर है कूड़ा कचरा उठाने वाले लोगों के बारे में और चूड़ियाँ बनाने वाले लोगों के बारे में। अब चैप्टर के डिटेल में क्या है जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसी चैप्टर के पहले भाग की शुरुआत। तो चलो करते हैं शुरू। Sometimes I find a rupee in the garbage। तो बच्चों, कोई बता रहा है अपने बारे में कि कई बार मुझे मिल जाता है 1 रुपी इन द गार्बेज, कूड़े कचरे में। Why do you do this? I ask साहिब। तो बच्चों, किसको कूड़े कचरे से मिल जाता है रुपी? एक कोई व्यक्ति है साहिब, उसे। तो मैंने यानी लेखक अपने शब्दों में बता रहा है कि मैंने साहिब से पूछा Why do you do this? कि तुम ये सब क्यों करते हो? Whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। अब ये साहिब कौन है? ये जो साहिब है बच्चों, इसको रोज़ लेखक अपने नेबरहुड में यानी कि अपने पड़ोस में, जिस एरिया में वो रहता है, जिस क्षेत्र में वो रहता है, वहाँ पे उसको पाता है। तो क्या बोल रहा है लेखक कि भाई मैंने साहिब से पूछा ये तुम क्यों करते हो। और साहिब कौन है? जिससे मैं क्या करता हूँ, इनकाउंटर करता हूँ, यानी जिससे मेरा सामना होता है एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज। और साहिब तब क्या कर रहा होता है? खोजबीन कर रहा होता है सोने की यानी कि भाई कुछ उसको धन मिल जाए या कुछ ऐसा कचरा मिल जाए जो उसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो। तब क्या कर रहा होता है? साहिब हर सुबह ढूंढ रहा होता है ऐसी ही किसी चीज़ को इन द गार्बेज डम्प्स, कूड़े कचरे के ढेर में, ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस के। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। साहिब ने छोड़ दिया था अपना घर कई साल पहले, बहुत लंबे समय पहले ही। Set amidst the green fields of Dhaka, his home is not even a distant memory। अब बच्चों क्या है, ये लेखक बता रहा है कि ये जो उसका घर था वो कहाँ पर था? ढाका के यानी कि बांग्लादेश के एडमिस्ट में था। बांग्लादेश के बिल्कुल जो हरे खेत है उन्हीं में से किसी के बीच में था उसका घर। एंड हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। और उसका जो घर है वो अब कैसी है? एक दूरस्थ याद भी नहीं है। There were many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him। तो साहिब की माता उसको बताती हैं कि बहुत सारे जो स्टॉर्म्स थे, बहुत सारे तूफान आए थे वहाँ पर, जिन्होंने क्या कर दिया? जो बहा ले गए उनके खेतों को और घरों को। His mother tells him यानी कि साहिब की मम्मी ये बात उसको बताती हैं। That's why they left। और इसी कारण से उन्होंने ढाका यानी वो जो जगह थी उसको छोड़ दिया। Looking for gold in the big city where he now lives। किसकी तलाश में? गोल्ड की तलाश में। गोल्ड की तलाश में मतलब बच्चों धन की तलाश में, कि भाई अच्छे से वो पैसा कमा पाए बड़े शहरों में। इस उम्मीद से उन लोगों ने क्या किया? उस शहर को छोड़ दिया। तो बच्चों क्या क्या हमने अभी शब्द पढ़े हैं, देखिए हम साथ में रिवाइज करने वाले हैं। सबसे पहला है गार्बेज। गार्बेज का मतलब है कूड़ा कचरा। एनकाउंटर मतलब सामना होना। स्क्राउजिंग मतलब खोजबीन करते हुए। डंप्स मतलब ढेर। नेबरहुड मतलब पड़ोस। एमिस्ट यानी कि के बीच। डिस्टेंट मतलब दूर। मेमोरी मतलब याद। स्टॉर्म्स मतलब तूफान। स्वेप्ट अवे मतलब बहा ले गया। तो बच्चों ये जो लेखक है इसने पूछा कि तुम ये सारा काम क्यों करते हो साहिब से। तो साहिब ने क्या बोला कि भाई मेरे को कई बार 1 रुपये मिल जाता है गार्बेज में, और वो जो 1 रुपया है वो भी साहिब के लिए बिल्कुल सोने के समान है। बच्चों जितना सोना हमारे लिए कीमती है उतना ही वो 1 रुपया साहिब के लिए कीमती है। I have nothing else to do, he mutters looking away। तो साहब मटर करता है, बुदबुदाता है दूसरी तरफ देखते हुए कि मेरे को कुछ और काम करना नहीं आता।
go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. तो फिर मैं glibly यानी कि लापरवाही से कहता हूँ कि तो फिर स्कूल जाओ, रियलाइजिंग इमीडिएटली, और मुझे तुरंत ही एहसास हो जाता है, महसूस हो जाता है, इमीडिएटली यानी कि तुरंत ही, हाउ हॉलो कि कितनी खोखली ये सलाह लग रही होगी। तो भाई क्यों खोखली सलाह लग रही होगी बच्चों? क्योंकि बहुत गरीब है ये बच्चा साहिब, और अगर ये स्कूल जाएगा, ये कूड़े कचरे से सामान नहीं निकालेगा, तो ये किस प्रकार से भोजन करेगा, अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। और जैसे ही ये जो सलाह थी लेखक ने दी कि भाई तुम स्कूल जाओ, उसी क्षण लेखक को एहसास हो गया कि ये एक बहुत ही खोखली सलाह है। There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. पर फिर साहब ने क्या बोला कि भाई मेरे नेबरहुड में, यानी कि मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ, वहाँ पे कोई स्कूल नहीं है। जब वो स्कूल को बिल्ड करेंगे, उसका निर्माण करेंगे, तब मैं जाऊँगा। If I start a school, will you come? I asked half jokingly. यानी कि थोड़े से मजाक में मैं बोलता हूँ कि अगर मैं एक स्कूल की शुरुआत करूँ तो क्या तुम आओगे? Yes, he says, smiling broadly. और साहब मुस्कुराते हुए, एकदम खुलकर मुस्कुराते हुए कहता है हाँ। A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? तो बच्चों साहिब जाना चाहता है स्कूल, पर भाई वो नहीं जा पा रहा। क्यों? क्योंकि वो जहाँ रहता है वहाँ पे स्कूल नहीं है। तो कुछ दिनों बाद लेखक ने देखा कि साहिब भाग के उसके पास आया है और उससे पूछा है, क्या आपका स्कूल रेडी है, तैयार है? तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या क्या मीनिंग्स पढ़े हैं, देखिए। सबसे पहला है मटर्स। मटर्स यानी कि बुदबुदाना। ग्लिबली मतलब लापरवाही से। रियलाइजिंग यानी कि महसूस करते हुए। इमीडिएटली मतलब तुरंत। हॉलो यानी कि खोखली। एडवाइस मतलब सलाह। हाफ जोकिंग मतलब थोड़े मजाक में। स्माइलिंग यानी कि मुस्कुराते हुए। ब्रॉडली मतलब खुलकर। और रेडी यानी कि तैयार। ये बच्चों क्या होगा? मुस्कुराते हुए। ब्रॉडली का मतलब क्या है? खुलकर, और रेडी यानी तैयार। It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. तो बच्चों मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था एक ऐसा वादा करके जिसका कोई मतलब नहीं था। और मैंने फिर क्या बोला इसी शर्मिंदगी से कि भाई एक स्कूल का निर्माण करने में समय लगता है। अच्छा, अब लेखक शर्मिंदा क्यों था? क्योंकि उसको क्या लगा कि उसने एक उम्मीद दे दी साहिब जैसे बच्चों को कि वो पढ़ सकते हैं। But promises like mine abound in every corner of his bleak world. पर ये जो वादे हैं जैसे मैंने किया वो अबाउंड है यानी कि प्रचुर मात्रा में है हर कोने में उसकी यानी कि साहिब की उस बेरंग सी दुनिया में। यानी कि भाई साहिब की इस दुनिया के अंदर क्या है, ऐसे बहुत सारे वादे हैं प्रचुर मात्रा में, जैसा कि वादा मैंने किया। कैसा वादा किया बच्चों लेखक ने वादा किया कि वो स्कूल खोलेगा जिसमें साहिब आके पढ़ सकता है। After months of knowing him, I asked him his name. कई महीनों के बाद जब मैं उसको जानने लग गया था तब मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब आलम, he announces. तो साहब ने घोषणा की कि उसका नाम क्या है? साहिब आलम। He does not know what it means. और उसको भी नहीं पता कि उसके नाम का मतलब क्या है। If he knew its meaning, Lord of the universe, he would have a hard time believing it. तो बच्चों साहिब आलम का मतलब क्या है? इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का मालिक। और अगर ये जो मीनिंग है मालिक ब्रह्मांड का यानी कि ब्रह्मांड का मालिक, ये जो मतलब है उसके नाम का साहिब आलम का, अगर उसे पता होता कि उसके नाम का ये मतलब है तो उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती, हार्ड टाइम होता है। यानी कि यहाँ पर मतलब क्या है हार्ड टाइम का, कि उसको मुश्किल होती इस बात का यकीन करने में। भाई उसकी जिस प्रकार की स्थिति थी और जिस प्रकार का नाम था वो तो मेल ही नहीं खाता था, है कि नहीं? तो इसी कारण से अगर साहिब को पता चलता कि उसके नाम का मतलब क्या है,
यानी कि ब्रह्मांड का मालिक, तो उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती इसको यकीन करने में। अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट्स। अब ये जो साहिब था वो अनअवेयर था, अनभिज्ञ था कि उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स। वो भटकता है सड़कों पर अपने मित्रों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट, बेयरफुट यानी कि नंगे पैर, और मतलब भटकता है अपने मित्रों के साथ। और फिर क्या बोला है लेखक ने कि एक आर्मी है बेयरफुट बॉयज़ की, नंगे पैर वाले लड़कों की। हु अपीयर, जो दिखाई देते हैं, लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून, जैसे सुबह के पंछी हों और फिर वो गायब हो जाते हैं दोपहर तक। तो बच्चों हमने अभी जो जो मीनिंग्स पढ़े हैं हम रिवाइज कर लेते हैं, देखिए साथ साथ में। सबसे पहला है एम्बैरेस्ड। एम्बैरेस्ड यानी कि शर्मिंदा। फिर है प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब है वादा। अबाउंड मतलब प्रचुर मात्रा में होना। कॉर्नर मतलब कोना। ब्लीक मतलब बेरंग। अनाउंसेस यानी कि ज़ोर से बोलना या फिर घोषणा करना। लॉर्ड मतलब मालिक। यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड। हार्ड टाइम, यहाँ पे हार्ड टाइम का मतलब क्या है, मुश्किल होना। बिलीविंग यानी कि यकीन करते हुए। अनअवेयर यानी कि अनभिज्ञ। रोम्स मतलब भटकना। बेयरफुट यानी कि नंगे पैर। तो भाई जो साहिब है वो अपने मित्रों के साथ सड़कों पे इस प्रकार से घूमता है जैसे कि उसकी एक आर्मी हो नंगे पैरों के लड़कों की। और ये बिल्कुल इस प्रकार से दिखाई देते हैं जैसे सुबह के पंछी, और गायब हो जाते हैं दोपहरी तक। सुबह के पंछी, भाई सुबह के समय ही तो सारे पंछी उठते हैं और अपने अपने काम पे लग जाते हैं, और दोपहर में धूप होने के कारण क्या करते हैं, पंछी वापस से गायब हो जाते हैं, आकाश में ज़्यादा दिखते नहीं हैं। उसी प्रकार से साहब भी नहीं दिखाई देता अपने मित्रों के साथ दोपहर में। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। तो इतने महीनों में मैं क्या करने लगा हूँ, मैं पहचानने लगा हूँ उन सब लड़कों को। Why aren't you wearing चप्पल्स? I ask one. और उन्हीं लड़कों में से एक से मैं पूछता हूँ कि तुमने क्यों नहीं पहने हैं चप्पल। तो वो लड़का बोलता है, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ। लड़के ने कहा कि मेरी माता ने चप्पलों को शेल्फ से नीचे नहीं उतारा। ही आंसर्स सिंपली। वो जो लड़का है वो सरलता से उत्तर देता है। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एज अनदर हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। तो बच्चों दूसरा बच्चा बोलता है कि भाई अगर उसकी माता शेल्फ से नीचे चप्पल उतार भी देती तो भी वो उनको फेंक देता। और ये बात जो बच्चा बोल रहा है उसने ऐसे जूते पहने हैं जो कि मैच नहीं होते, यानी कि आपस में मेल नहीं खाते। When I comment on it, जब मैं उन जूतों के ऊपर क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ, टिप्पणी करता हूँ। He shuffles his feet and says nothing. वो क्या करता है, अपने पैर शफल करता है, यानी कि इधर उधर घसीटता है पर कुछ नहीं कहता। I want shoes. मुझे जूते चाहिए। Says a third boy. ये बात बोलता है एक तीसरा बच्चा। तो क्यों बोली उस तीसरे बच्चे ने ये बात कि मुझे जूते चाहिए, अभी जानते हैं बच्चों। अभी जो हमने मीनिंग्स पढ़े हैं उन्हें साथ साथ रिवाइज भी तो करना है ना। तो देखिए सबसे पहला है अपीयर। अपीयर यानी कि दिखाई देना। फिर है डिसअपीयर। डिसअपीयर यानी कि गायब होना। रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब है पहचानना। वेयरिंग मतलब पहनते हुए। सिंपली मतलब सरलता से। कमेंट मतलब टिप्पणी। शफल्स यानी कि इधर उधर घसीटना। तो आई वॉन्ट शूज, तो एक तीसरा बच्चा बोल रहा है बच्चों कि मेरे को जूते चाहिए। हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ।
जिसने कभी भी ओन नहीं किए थे, यानी कि जिसने कभी भी, जिसका स्वामित्व नहीं था एक भी पेड़ पे अपने पूरे जीवन में। इस बात का मतलब ये है बच्चों, ये जो तीसरा बच्चा है, इसके जीवन में इसके पास कभी जूते नहीं रहे, ना जूते ना चप्पल, कुछ भी नहीं। इसी कारण से इसकी इच्छा रही कि मेरे को भी जूते चाहिए। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities, on village roads. तो यात्रा करते हुए इस पूरे देश की मैंने देखा है बच्चों को चलते हुए barefoot, नंगे पैर, शहरों में, सिटीज़ में मतलब शहरों में, on village roads, और गांव की सड़कों पर। It is not lack of money, but a tradition to stay barefoot. और ये जो है, ये पैसे की कमी के कारण नहीं है, पर ये तो एक ट्रेडिशन है, परंपरा है, नंगे पैर स्टे करना। यहाँ पे स्टे का मतलब क्या है? नंगे पैर बने रहना इज़ वन एक्सप्लेनेशन। और ये क्या है बच्चों? एक एक्सप्लेनेशन है, एक स्पष्टीकरण है। भाई नंगे पैर किसको रहना अच्छा लगता है, पर फिर भी एक स्पष्टीकरण ये है कि ये जो लड़के हैं वो नंगे पैर इसलिए रहते हैं क्योंकि पैसे की कमी नहीं है, पर क्या है, असल में ये एक परंपरा है। आई वंडर if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. और बच्चों ये जो लेखक है जब ऐसे स्पष्टीकरण को सुनता है तब वो वंडर करता है, वो अचंभित होता है और सोचता है कि क्या ये केवल एक एक्सक्यूज़ है, बहाना है एक्सप्लेन करने का यानी कि समझाने का, एक परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, एक स्थायी स्थिति पॉवर्टी की, गरीबी की। मतलब लेखक कहना चाह रहा है कि उसको ऐसा लगता है कि ये तो एक बहाना है, और ये बहाना भी क्यों है कि भाई ये परंपरा है कि हम जूते ना पहने, नंगे पैर रहें। ये इसलिए बहाना है इस बात को छुपाने का कि उनकी स्थायी स्थिति है गरीबी की। I remember a story a man from उडुपी once told me. तो बच्चों उडुपी एक जगह है, तो लेखक बोल रहा है कि मेरे को याद आती है एक कहानी जो कि एक आदमी ने, जो कि उडुपी का था, उसने सुनाई थी। As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. जब वो आदमी बच्चा था तब वो स्कूल जाया करता था एक पुराने मंदिर के पास से होते हुए, और वो मंदिर कैसा था? वो मंदिर ऐसा था जहाँ पे उस लड़के के जो पिता थे वो क्या थे? प्रीस्ट थे, पुजारी थे। He would stop briefly at the temple. और ये जो बच्चा था वो क्या करता था? वो कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के लिए क्या करता था? मंदिर पे रुकता था। एंड प्रे, और प्रार्थना करता था, फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, जूतों की एक पेयर की, जूतों की एक जोड़ी की। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं, रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला है ओन्ड। ओन्ड का मतलब है स्वामित्व रखना। फिर है ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग मतलब यात्रा करते हुए। बेयरफुट मतलब नंगे पैर। लैक यानी कि कमी। ट्रेडिशन मतलब परंपरा। एक्सप्लेनेशन मतलब स्पष्टीकरण। वंडर यानी कि अचंभा। एक्सक्यूज यानी कि बहाना। बच्चों ये क्या होगा? बहाना होगा। एक्सप्लेन यानी कि समझाना। परपेचुअल यानी कि स्थायी। स्टेट मतलब स्थिति। पॉवर्टी, पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? गरीबी या फिर दरिद्रता। रिमेंबर यानी कि याद होना। प्रीस्ट मतलब पुजारी। ब्रीफली मतलब थोड़ी देर के लिए। प्रे यानी कि प्रार्थना करना। 30 years later, I visited his town and the temple. तो बच्चों 30 साल बाद मैं उसी व्यक्ति के जो टाउन था, नगर था, वहाँ पर गया। विजिटेड मतलब भाई मैं वहाँ पे गया और उस मंदिर भी गया। Which was now drowned in an air of desolation. और वो मंदिर अब कैसा था? वो डूबा हुआ था एक ऐसी हवा में जिसमें क्या थी? डेसोलेशन था, यानी कि खालीपन था। In the backyard where lived the new priest.
और बैकयार्ड में मतलब उस मंदिर के पिछवाड़े में जहाँ पर अब नए पुजारी रहते हैं, देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की चेयर्स हैं। मतलब लेखक बता रहा है कि जब उस व्यक्ति ने मुझे कहानी सुनाई, उसके 30 साल बाद मैं उसी व्यक्ति के नगर गया, उडुपी गया, और मैं उस मंदिर भी गया। और फिर मैंने क्या देखा कि भाई वो जो मंदिर है अब बिल्कुल उजाड़ सा हो गया है। A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag in a folding bed. तो बच्चों क्या देखा लेखक ने कि एक यंग बॉय जिसने ड्रेस किया हुआ है, मतलब पहने हुए हैं अ ग्रे यूनिफॉर्म, ग्रे कलर की वर्दी, वियरिंग सॉक्स, और उस बच्चे ने पहने हैं सॉक्स एंड शूज़, मतलब जूते और मोजे पहने हुए हैं। अराइव्ड पैंटिंग, वो आया पैंटिंग करते हुए, हांफते हुए। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, और क्या किया उस लड़के ने, उसने अपना जो स्कूल बैग था वो निकाल के एक फोल्डिंग बेड पे फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के को देखते हुए, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. उस लड़के को देख के मेरे को याद आई उस प्रेयर की, उस प्रार्थना की जो एक और लड़के ने की थी गॉडेस के आगे, देवी के आगे। और जब क्या किया था फिर उसने, when he had finally got a pair of shoes। और कब की थी ये प्रार्थना, जब उसको आखिरकार मिला था जूतों की एक जोड़ी। लेट मी नेवर लूज देम। और प्रार्थना क्या थी जो उस लड़के ने की थी बच्चों, जिसको याद कर रहा है लेखक, कि कभी मेरे जूते ना खोएं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर। और वो जो देवी थी उन्होंने क्या करी थी, प्रदान करी थी इस लड़के को उसकी ये प्रार्थना। तो बच्चों हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं, देखिए रिवाइज करते हैं हम। सबसे पहला है ड्राउंड, ड्राउंड यानी कि डूबा था। फिर है डेसोलेशन, डेसोलेशन का मतलब है खालीपन या फिर उजाड़। फिर है बैकयार्ड, बैकयार्ड यानी कि पिछवाड़ा। यूनिफॉर्म मतलब वर्दी। अराइव्ड मतलब आया। पेंटिंग यानी कि हांफते हुए। थ्रू मतलब फेंक दिया। प्रेयर यानी कि प्रार्थना। गॉडेस मतलब देवी। फाइनली यानी कि आखिरकार। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज़। अब ये जो बच्चे हैं, जैसे कि वो उस नए वाले पुजारी का बेटा जो था, वो लोग अब क्या कर रहे हैं, वो लड़के वो अब जूते पहनते हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। तो बच्चों अब लेखक को वापस से अपनी उसी एरिया की, उसी क्षेत्र के जो कूड़ा कचरा उठाने वाले हैं उनकी याद आ रही है कि अब ये जो यंग बच्चे हैं, यानी कि पुजारी के जो अब ये बच्चे हैं, उनको तो अब जूते मिल रहे हैं, पर वो बहुत सारे बच्चे जो हैं ऐसे रैग पिकर्स है, कूड़ा कचरा उठाने वाले हैं, उस लेखक के पड़ोस में जो अभी भी शूलेस बने हुए हैं, यानी उनके पास जूते नहीं हैं। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to सीमापुरी। अब ये जो मेरा acquaintance है, acquaintance का मतलब क्या होता है, ये जो परिचित है, with the barefoot rag pickers, अपने उन नंगे पैर कूड़ा कचरा उठाने वाले लोगों के साथ में, leads me to सीमापुरी, वो मुझे ले जाता है सीमापुरी। A place on the periphery of Delhi, yet miles away from it मेटाफोरिकली। और ये जो सीमापुरी है बच्चों क्या है, ये एक जगह है पेरिफेरी ऑफ दिल्ली में, यानी कि दिल्ली की सीमा पर। और फिर भी भाई दिल्ली की सीमा पर ही ये जगह सीमापुरी, पर फिर भी ये जो जगह है बहुत ज़्यादा दूर है दिल्ली से मेटाफोरिकली, मेटाफोरिकली यानी कि लाक्षणिक रूप से। तो लेखक ये बता रहा है बच्चों कि अब क्या है, वापस से वो वर्तमान में आ गया है, उसको फिर से याद आ गई है अपने उन्हीं रैग पिकर्स की। और वो जो रैग पिकर्स थे ना बच्चों, कूड़ा कचरा उठाने वाले थे, यानी कि वो साहेब और उसका वो पूरा लड़कों का दल, वो लेके गया लेखक को सीमापुरी। और कहने को तो ये दिल्ली की सीमा पर ही है, पर फिर भी लाक्षणिक रूप से ये दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर है।
Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. जो यहाँ पर रहते हैं वो कौन है बच्चों? स्क्वाटर्स हैं, यानी कि अवैध निवासी हैं जो कि आए हैं बांग्लादेश से। और कब आए थे वो लोग? 1971 में। यानी कि 1971 में बांग्लादेश से अवैध निवासी आके दिल्ली चले गए और दिल्ली में कहाँ बस गए? सीमापुरी में। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम। साहिब का जो परिवार है वो भी उन्हीं में से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ विल्डरनेस। सीमापुरी पहले क्या थी? एक सुनसान जगह थी। इट स्टिल इज, ये अभी भी सुनसान ही है। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी। पर अब ये जो जगह है वो एम्प्टी नहीं है, खाली नहीं है। तो अब लेखक ने सबसे पहले क्या बताया? साहिब के बारे में बताया, उसके दोस्तों के बारे में बताया जो नंगे पैर घूमते थे। फिर उसने उस पुजारी के बच्चे के बारे में बताया बच्चों, जिसने जूतों की प्रार्थना की थी। अब फिर से वो बता रहा है उस क्षेत्र के बारे में जहाँ पे साहिब रहता था। तो बच्चों यहाँ पे हमने कौन कौन से शब्द पढ़े हैं? देखिए, सबसे पहला है ग्रांटेड। ग्रांटेड का मतलब क्या लिखा है? देखने आया। क्या देखने आया होगा? नहीं, देखने आया नहीं होगा। क्या होगा? प्रदान की। रैग पिकर्स कौन होते हैं? कचरा इकट्ठा करने वाले। शूलेस, शूलेस मतलब जूते बिना। पेरिफेरी होती है सीमा। मेटाफोरिकली मतलब लाक्षणिक रूप से। स्क्वाटर्स होते हैं अवैध निवासी। विल्डरनेस मतलब सुनसान जगह। एम्प्टी यानी कि खाली। In structures of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running water, live 10,000 रैग पिकर्स। तो बच्चों वो जो सीमापुरी है वो कैसी जगह है? वहाँ पे स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि घर हैं, झोपड़ियाँ हैं जो कि बनी हुई है मिट्टी की, विद रूफ्स, और उन झोपड़ियों की जो छत है वो बनी है टिन की और टारपोलिन की। डिवॉइड ऑफ सीवेज, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे गंदे पानी का निकास डिवॉइड है, यानी कि यहाँ पे रहित है, नहीं है यहाँ पे गंदे पानी का निकास। ड्रेनेज जल का निकास, और रनिंग वाटर। और इसी जगह में रहते हैं 10,000 रैग पिकर्स बच्चों, कचरा उठाने वाले 10,000 लोग इस सीमापुरी जगह में रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी। अब ये जो लोग हैं वो यहाँ पे रह रहे हैं 30 साल से ज़्यादा सालों से बिना किसी आइडेंटिटी के, बिना किसी पहचान के। विदाउट परमिट्स, बिना किसी आज्ञा पत्र के। बट विद राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट। पर फिर भी इनके पास कोई आज्ञा पत्र तो नहीं है, पर इन लोगों के पास राशन कार्ड है बच्चों, जो कि जिसके कारण क्या होता है? उनके नाम आ जाते हैं वोटर लिस्ट में। एंड अनेबल देम टू बाय ग्रेन। और वो क्या कर देता है बच्चों? राशन कार्ड वो उनको सक्षम कर देता है ग्रेन खरीदने के लिए, अनाज खरीदने के लिए। यानी कि 10,000 रैग पिकर्स वहाँ रह रहे हैं। अब ये सब अवैध निवासी हैं, पर फिर भी इन सब के पास क्या है? राशन कार्ड है, जिसके कारण वो अनाज खरीद पाते हैं। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन अ आइडेंटिटी। जो खाना है बच्चों वो ज़्यादा ज़रूरी है एक आइडेंटिटी के लिए। आइडेंटिटी के लिए क्या नहीं, ज़रूरी है जो खाना है वो सर्वाइवल के लिए है। सर्वाइवल के लिए है मतलब जीवित रहने के लिए है, आइडेंटिटी के लिए, पहचान के लिए नहीं है। तो खाने की ज़रूरत हमें पहचान के लिए होती है क्या? नहीं, जीवित रहने के लिए होती है, और यही हमारी पहली प्राथमिकता होती है। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. तो बच्चों किसी महिला ने कहा कि अगर दिन के अंत में हम भोजन करा सकें अपने परिवार को और सोने जा सके बिना पेट दर्द के, तो हम यहाँ रहना पसंद करेंगे बजाय उस जगह के, उन खेतों के जिन्होंने हमें ग्रेन नहीं दिया, अनाज नहीं दिया। तो बच्चों यहाँ पे कौन कौन से शब्द पढ़े हैं? रिवाइज करेंगे। देखिए, सबसे पहला है
स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स यानी कि घर या फिर झोपड़ी। रूफ्स यानी कि छत। डिवॉइड मतलब रहित। सीवेज यानी गंदे पानी का निकास। ड्रेनेज जल निकास। आइडेंटिटी मतलब पहचान। परमिट्स मतलब आज्ञा पत्र। अनेबल यानी कि सक्षम। इम्पॉर्टेंट मतलब ज़रूरी। सर्वाइवल के लिए मतलब जीवन के लिए। फीड मतलब भोजन कराना। एकिंग यानी कि दर्द। सेज अ ग्रुप ऑफ वुमेन, और ये जो बात थी ये महिलाओं के एक झुंड ने कही। इन टैटर्ड साड़ीज, कौन सी साड़ी पहने हुए? टैटर्ड यानी कि फटे हुए साड़ी पहने हुए। व्हेन आई आस्क्ड देम, और ये उत्तर उन्होंने क्यों दिया? क्योंकि मैंने उनसे पूछा था वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटिफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, कि क्यों उन्होंने छोड़ दिया अपनी उस खूबसूरत ज़मीन को जहाँ पे क्या थे? हरे खेत थे और नदियाँ थी। Wherever they find food, जहाँ पर भी उन लोगों को खाना मिलता है, the pitch their tenants that become transit homes, ये लोग क्या करते हैं? ये गाड़ देते हैं अपने टेंट और वो जो जगह है वो उनके अस्थाई घर बन जाते हैं। Children grow up in them, और उन्हीं अस्थाई घरों में बच्चे बड़े होते हैं। Becoming partners in survival, और वो क्या बन जाते हैं बच्चों? पार्टनर्स बन जाते हैं, भागीदार बन जाते हैं जीवित रहने में। यानी कि भाई जो काम माता पिता कर रहे हैं, कूड़ा कचरा उठाने का, बच्चे वहाँ पैदा होते हैं और फिर वो भी भागीदार बन जाते हैं इसी कार्य के अंदर, ताकि वो क्या कर पाएँ? वो जीवित रह पाएँ। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी के अंदर जीवित रहने का मतलब है रैग पिकिंग करना, मतलब कूड़ा कचरा बिनना। Through the years, it has acquired the proportions of a fine art, और इतने सालों में इसने यानी कि कचरा उठाने ने प्राप्त कर ली है proportions, एक ऐसा आकार, किस चीज़ का? फाइन आर्ट का, यानी कि एक कला का आकार ले लिया है बच्चों कूड़ा कचरा उठाने ने भी। Garbage to them is gold, इन लोगों के लिए, ये जो रैग पिकर्स हैं, इन लोगों के लिए जो कचरा है क्या है बच्चों? सोना है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, और ये कचरा क्या है बच्चों? उनके रोज़मर्रा की ब्रेड है, रोज़मर्रा की रोटी है। अ रूफ ओवर देयर हेड, और यही कचरा बनता है उनके जो सर है उसके ऊपर छत, यानी कि इसी कचरे के कारण उनके घर में भोजन आता है, उनका जो घर है वो बना रहता है। इवन इट इज़ लीकिंग रूफ, भले ही वो जो छत है वो लीक हो रही हो, रिस रही हो। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं? देखिए, सबसे पहला है ग्रेन। ग्रेन यानी कि अनाज। टैटर्ड मतलब फटे हुए। ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत। पिच मतलब गाड़ देना। ट्रांजिट मतलब अस्थाई। पार्टनर्स यानी कि भागीदार या फिर साथी। एक्वायर्ड यानी कि प्राप्त किया है। प्रोपोर्शंस का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों? प्रोपोर्शंस का मतलब आकार। डेली यानी कि रोज के। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, तो बच्चों जो कचरा उठाने वाले हैं उनके लिए तो सोना है ना, उनके घर में जो रोटी आती है वो इस कारण आती है, घर की जो छत है वो भी इसी कारण है, पर बच्चों के लिए ये जो कचरा है वो उससे भी कई ज़्यादा महत्वपूर्ण है। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, साहिब says, his eyes lighting up. तो साहब की जो आंखें हैं वो चमकने लगती हैं और साहब बोलता है कि कई बार मुझे 1 रुपये और कई बार तो 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. तो बच्चों अगर आपको कचरे के ढेर में, हीप में मतलब ढेर में, अगर चांदी का सिक्का मिल जाए तो आप खोजबीन करना नहीं बंद करते, for there is hope of finding more. क्यों बंद नहीं करते? क्योंकि आपको उम्मीद रहती है कि आपको और चांदी के ऐसे सिक्के मिलेंगे। It seems that for children, garbage has a meaning different
from what it means to their parents। तो ऐसा लगता है कि इन बच्चों के लिए इस कचरे का एक दूसरा ही मतलब है, और वो दूसरा मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा अलग है, जो कि उनके माता पिता के लिए कचरे का महत्व है उससे। For the children, it is wrapped in wonder। बच्चों के लिए ये जो कचरा है वो लिपटा हुआ है वंडर में, आश्चर्य में, अचंभे में। For the elders, it is a means of survival। लेकिन जो बड़े हैं बच्चों, उनके लिए ये एक माध्यम है सर्वाइवल का, जीवित रहने का। तो क्या क्या शब्द हमने यहाँ पे पढ़े हैं, देखिए। सबसे पहला है लीकिंग। लीकिंग यानी कि रिश्ता हुआ। फिर है हीप। हीप मतलब ढेर। स्क्राउंजिंग मतलब खोजबीन करते हुए। होप यानी कि आशा। रैप्ड यानी कि लिपटा हुआ। वंडर यानी कि आश्चर्य। तो बच्चों, हमको भी जान के बहुत अजीब लग रहा है कि ये जो बच्चे हैं, ये जो कूड़ा कचरा उठाने वाले बच्चे हैं, इनके लिए गार्बेज, ये कचरा कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि नहीं। अब मिलेंगे अगले वीडियो में और जानेंगे कि लेखक और कौन कौन सी बातें बता रहा है इन कचरा उठाने वालों के बारे में और बैंगल मेकर्स के बारे में। कौन है ये बैंगल मेकर्स, जानेंगे हम अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों।